हेलो एवरीवन। स्थिर विद्युत की यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो हम पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास जो थी जिसमें हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट की थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। लास्ट में मैं आपको बता रहा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, जब उसे चार्ज किया जाता है ना, जब उसे चार्ज किया जाता है ना, तो क्या होता है कि उस पर जो चार्ज है, उस पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो होता है Q बराबर प्लस माइनस NE, यानी वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। ये तो मैंने आपको बता दिया कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो वो नेगेटिव होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। समझ रहे हो बात को। और Q बराबर प्लस माइनस है, n जो है वो क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, इंटीजर का मतलब क्या है, पूर्णांक। इसकी वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब चार्ज जो है वो यही है। अब फिर मैंने यहाँ पे आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी कि फंडामेंटल चार्ज क्या होता है। फंडामेंटल चार्ज का कंसेप्ट बताया था। फंडामेंटल चार्ज का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, कि कोई भी बॉडी है उसे कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दे सकते हैं, कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज दे सकते हैं, वही है फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। याद रखना इस बात को, फंडामेंटल चार्ज जो है वो क्या होता है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वही क्या होता है, अपना फंडामेंटल चार्ज। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसको मैंने बताया था एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज बॉडी, कि कोई भी बॉडी चार्ज है तो उसकी एटॉमिसिटी यानी कि आवेशित, हिंदी में बोले तो आवेशित पिंड की परमाणुता, आवेशित पिंड की परमाणुता जो है उसे क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज जो है उसकी वैल्यू होती है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। इसका मतलब एटॉमिसिटी ऑफ फंडामेंटल चार्ज उसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये जो है ये फंडामेंटल चार्ज है भाई। और इसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज बॉडी, एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी जो है उसकी एटॉमिसिटी जो है वही क्या है, वही है फंडामेंटल चार्ज। तो याद रखिए वैल्यू आपको कितनी होती है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। तो ये बात जो है ये आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो अपना कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हमने चार्ज की जो प्रॉपर्टी है उसमें दो पढ़ी, याद है कौन कौन सी पढ़ी है। पहला पढ़ा चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो थी उसमें हमने क्या पढ़ा, चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी एंड द अदर वन इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कोई भी बॉडी उसे चार्ज देंगे तो चार्ज जो क्वांटाइज रहेगा। क्वांटाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीप्लायर के रूप में आपको चार्ज मिलेगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि Q बराबर डेट E हो, 1.5 E हो, 2.5 E हो, इस तरीके से आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना भी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो हमने स्टार्ट किया है और चार्ज की प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दो बेसिक प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके अलावा चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज जो होता है वो क्या होता है, एडिटिव नेचर का। एडिटिव नेचर का मतलब कि नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज जो वो क्या होता है, एल्जेब्रिक सम का मतलब जैसे यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देखते हो प्लस का 2e
माइनस का 3e प्लस का 4e। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ माइनस का 2, तो इसका जो ग्रुप का जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, नेट चार्ज जो है वो q नेट बराबर वो होगा 4e प्लस 2e माइनस 3e माइनस 2e। ठीक है, तो यहां से जो है ये बचा प्लस का e, कितना बचा प्लस का e। तो नेट चार्ज जो उसका नेचर कैसा होता है, एडिटिव नेचर होता है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात आपको बताई है, ये जो है ये बड़ी सिंपल सी बात जो है वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज आपको बता दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें तो एक चार्ज की प्रॉपर्टी निकल कर आती है, चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज की प्रॉपर्टी निकल करके जो बात सामने आती है वो है चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अरे चार्ज की डेफिनेशन में ही यही लिखा था भाई साहब, चार्ज की डेफिनेशन में यही था। तो यहां पे चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का हिंदी में मतलब क्या हुआ, चार्ज विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। लेकिन यहां पे कंडीशन, पहली कंडीशन, चार्ज इन रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में हो, और रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब है कि वो फ्लो ना हो सके, चार्ज जो है उसका नेट फ्लो ना हो पाए, वो चार्ज रेस्ट का मतलब है। शुरुआत में मैंने आपको बता भी दी थी ये बात। ठीक है, चार्ज इन रेस्ट, रेस्ट में जब चार्ज होता है वेलोसिटी होगी 0, और इस कंडीशन में अगर हम देखें हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, यानी जब चार्ज रेस्ट में होता है ना, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। याद रखना इस बात को, चार्ज रेस्ट में होगा, केवल और केवल एक ही फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बेसिक जो बात है वो है चार्ज से रिलेटेड। सेकंड अगर देखें, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन में पहला जो टर्म है वो क्या है, वो है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चार्ज इन मोशन, मोशन में विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, यानी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। भाई साहब, चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या होगा, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या मेरी बात बोलने पड़ रही है, चार्ज रेस्ट में है, चार्ज रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चार्ज रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज मोशन में है, चार्ज मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहां पर जो सेकंड केस है वो क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब है कि चार्ज जो है एक्सेलरेट हो रहा है। चार्ज एक्सेलरेट होने का मतलब कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड and also produces electromagnetic wave। ये याद रखना भैया, also produces electromagnetic wave। क्या बोल रहा हूं मैं कि चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी, यानी विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी।
उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, यानी कि इसे बोलते हैं त्वरित आवेश। इसे क्या बोलते हैं? त्वरित आवेश। जब आवेश त्वरित होता है तो क्या करता है? ये करता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, प्लस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्लस में क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। हाँ भाई साहब, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? तो आंसर बड़ा ही सिंपल है। आंसर क्या है? त्वरित आवेश, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सोर्स है वो क्या होगा भाई साहब? वो होगा त्वरित आवेश, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज। क्या होगा? एक्सेलरेटेड चार्ज। तो ये बात मेरे ख्याल समझ में आएगी। हमने तीन प्रॉपर्टी जो है वो समझ ली है। वैसे तो एडिटिव भी हमने समझा, लेकिन ये तो नॉर्मल बात है। ये जो है ये नॉर्मल बात है कि चार्ज जो है वो वहां पर हम अलजेब्रिक सम देखते हैं। तो हमने अभी तक देखा चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी, यानी आवेश जो है वो एक निश्चर राशि। इनवेरिएंट क्वांटिटी का मतलब होता है निश्चर राशि। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इसमें ध्यान दें। इनवेरिएंट क्वांटिटी का मतलब होता है निश्चर राशि, और निश्चर राशि का मतलब एक ऐसी राशि जिसका मान जो है वो क्या हो? वेरी ना करे। जिसका मान जो है वो वेरी ना करे। किससे वेरी ना करे? मोशन की स्टेट से, यानी गति की अवस्था जिसके मान को बदल नहीं सके। मास जो है वो निश्चय राशि नहीं है, लेकिन चार्ज जो है वो निश्चय राशि है। ये सारी बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अभी के लिए चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हम जान चुके हैं, ठीक है, ये हम जान चुके। चार्ज से रिलेटेड और बातें जो है और प्रॉपर्टी जो है वो अब हमें जाननी है। तो नेक्स्ट जो बात है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये सारी बातें याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था वो क्या था? विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत क्या होता है? 12th में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 12th में भी काफी बार पूछा गया विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? तो आंसर है त्वरित आवेश। क्या आंसर है? त्वरित आवेश। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है चार्ज की प्रॉपर्टी में वो आता है कि चार्ज resides on the surface of conductor। क्या है नेक्स्ट? चार्ज resides on the surface of conductor। चार्ज resides on the surface of conductor मतलब कि कोई भी कंडक्टर हो, ये कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को जब हम चार्ज करेंगे, व्हेन चार्ज, इस कंडक्टर को जब हम चार्ज करेंगे व्हेन चार्ज, तो सारा का सारा जो चार्ज है, ऑल चार्ज, सारा का सारा जो चार्ज है वो क्या होगा? रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसकी बाहरी सतह पर आ जाता है। रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कोई भी चालक है उसे जब आवेशित करते हैं ना, उसे आवेशित करते हैं तो सारा का सारा जो चार्ज है वो कहां आ जाता है? वो आ जाता है उसकी आउटर सरफेस पर। कहां आ जाता है? उसकी आउटर सरफेस पर। समझ रहे हो बात को? तो कंडक्टर के केस में ऐसा होता है कि जब किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पर आ जाता है। वजह क्या है इसकी? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भाई मैंने आपको शुरुआत में बताई थी चार्ज रेट का मतलब मैं समझाना चाहता था, और अब फिर से सौभाग्य मिला है इस कंडीशन को समझने का, ढंग से दिमाग के अंदर बिठाने का, ठीक है। इसको आप अच्छे से अपने दिमाग के अंदर बिठा सकते हो, ब्रेन के अंदर बिठा सकते हो, बस थोड़ा सा फोकस जरूरी है। उस दिन की बात को याद करो जब मैंने चार्ज रेट बताया। मैं बता रहा था कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो हो सकता है। अब आपको एक बात बताऊंगा, वैसे सबको बताया, खैर जब गुलाम का नियम पढ़ेंगे वो सारी चीजें पढ़ेंगे तब वो आगे आएगी डिस्कस में, वो आगे डिस्कस का पार्ट है। लेकिन फिर भी आपको पता है कि जो सेम पोलैरिटी के चार्ज है,
उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है। और जो ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्ज होते हैं, एट्रैक्शन। समझ रहे हो? ये बात मेरे ख्याल से सबको पता होगी। इन दोनों में यहां रिपल्सन, यहां रिपल्सन, यहां एट्रैक्शन, यहां एट्रैक्शन की सेम पोलैरिटी के चार्ज में क्या होता है, सेम पोलैरिटी के चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन। और ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्ज में क्या होता है, एट्रैक्शन होता है। अब मैं आपको रीजन समझाना चाहता हूं। जब हम इसे चार्ज करते हैं, जब चार्ज करते हैं तो ये प्लस, अब ये प्लस आया, फिर दो चार्ज किया तो और प्लस आया, तो ये प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन बीच का जो मीडियम है ना, वो है कंडक्टर, कंडक्टिंग मीडियम। और कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो सकता है, कंडक्टर में चार्ज क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। फ्लो हो सकता है तो फ्लो करके कहां तक जाएगा, जितना दूर जा सकता है उतनी दूर चला जाएगा। अब ये जा सकता है केवल यहां तक, सरफेस तक, क्योंकि इसके आगे का मीडियम जो है वो एयर है, और एयर में चार्ज कांट फ्लो, एयर में चार्ज कांट फ्लो। तो इसका मतलब ये ज्यादा जो है, जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, सारा का सारा चार्ज, हर प्लस जो है वो दूसरे प्लस को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। क्या करेगा, रिपल्सन। रिपल्सिव फोर्स है। अब रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण के कारण ये चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे। प्रतिकर्षण के कारण दूर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये सारे के सारे सरफेस पर आ जाएंगे, अंदर तो चार्ज आएगा नहीं। समझ रहे हो क्या? तो सारा का सारा जो चार्ज है, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना? तो सारा चार्ज जो है वो कंडक्टर। लेकिन अगर यही क्या हो, नॉन कंडक्टर, ठीक है ना, कंडक्टर में सारा चार्ज जो है वो कहां गया, बाउंड्री पर आ गया, सरफेस पर आ गया। लेकिन यही बात मैं क्या कहूं आपसे, मेरी बात समझना, क्वेश्चन समझ में आया, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। लेकिन अगर मैं नॉन कंडक्टर की बात करूं, क्या बात करूं, नॉन कंडक्टर। अब नॉन कंडक्टर की बात करता हूं भाई साहब, तो यहां पे इसको जैसे जैसे चार्ज देंगे, चार्ज के बीच में फोर्स तो है, चार्ज के बीच में फोर्स तो है रिपल्सन का, लेकिन मीडियम जो है वो नॉन कंडक्टिंग है। मीडियम कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कांट फ्लो, चार्ज कांट फ्लो। तो चार्ज जहां है वही रहेगा, फोर्स तो लगेगा, लेकिन चार्ज उस फोर्स के कारण दूर नहीं भाग पाएगा, फ्लो नहीं हो पाता। तो ये नॉन कंडक्टर में चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में रहता है, ठीक है ना, इन होल वॉल्यूम चार्ज रिमेन इन होल वॉल्यूम, कि चार्ज उसके पूरे आयतन में रहता है। लेकिन अगर कंडक्टर है ना भाई साहब, अगर कंडक्टर है भाई साहब, तो चार्ज जो है वो कहां रहेगा, चार्ज कहां रहेगा रे, अरे चार्ज कहां रहेगा, चार्ज रहेगा ओनली एट आउटर सरफेस। चार्ज कहां रहेगा, ओनली एट आउटर सरफेस। कहां रहेगा, ओनली एट आउटर सरफेस। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ए कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ सेम साइज आर चार्ज, ए कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ सेम साइज आर चार्ज, कि एक कंडक्टिंग है यानी चालक है, एक नॉन कंडक्टिंग यानी अचालक है। स्पेयर का मतलब गोला, एक चालक और अचालक गोला है, सेम साइज, सेम साइज का मतलब समान आकार का, उनको आवेशित किया जाता है, आर चार्ज देन which will hold more charge, which will hold more charge। कि एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है, दोनों सेम साइज के हैं, उनको चार्ज किया जाता है, आवेशित किया जाता है। तो which will hold more charge, कौन ज्यादा आवेश को क्या करेगा, होल्ड करेगा, संग्रहित करेगा। तो यहां पर मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन जो है इसके कंडक्टिंग, ऑप्शन बी नॉन कंडक्टिंग, ऑप्शन सी both have equal amount, ऑप्शन डी नन।
तो यहां पर क्या है कि एक कंडक्टिंग है एक नॉन कंडक्टिंग है, दोनों को मैं क्या कर रहा हूं चार्ज कर रहा हूं। अब कौन जो है दोनों साइड सेम है, अब कौन ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा, तो ये क्वेश्चन जो है अब ये आसानी समझ में आ जाएगा आपको। जो कंडक्टिंग है उसमें पूरे वॉल्यूम में नहीं आएगा, जो कंडक्टर है ना उसमें केवल सरफेस पर है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग में पूरे वॉल्यूम में है, तो पूरे वॉल्यूम में ज्यादा चार्ज आ सकता है। तो इसका आंसर आएगा नॉन कंडक्टिंग विल होल्ड मोर चार्ज, नॉन कंडक्टिंग विल होल्ड मोर चार्ज। मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। ये जो बात आपको याद रखनी है कि चार्ज जो है रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो ये आपको याद रखना है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करूंगा, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करूंगा, ध्यान से देखना। अब देखो एक कंडक्टिंग एंड एक कंडक्टिंग है, ये सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग या फिर कंडक्टिंग दूसरा भी होलो स्फीयर, of same size are charged। एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर है या फिर कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, सेम साइज में चार्ज क्या रहता है which will hold greater charge, which will hold greater charge, कौन ज्यादा चार्ज को होल्ड करेगा, ठीक है, कौन ज्यादा चार्ज को होल्ड करेगा ये आपको जानना है भाई साहब। तो मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन समझ में आया होगा। कंडक्टिंग है, घेरा, सारा चार्ज कहां गया सरफेस पर, कहां गया सरफेस पर। क्यों आ गया, क्योंकि अंदर चार्ज है लेकिन रिपल्सन के कारण फ्लो हो सकता है, तो कहां गया सरफेस पर। ये नॉन कंडक्टिंग है होलो स्फीयर, अब कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, होलो स्फीयर में सारा सरफेस पर ही रहेगा। होलो स्फीयर चाहे कंडक्टिंग हो भाई साहब चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, सारा सरफेस पर रहेगा। अब दोनों पर सरफेस पर ही रहेगा, साइज भी सेम है, तो सरफेस पर तो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा। आंसर क्या आएगा, बोथ विल होल्ड इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। क्या मेरी बात समझ पड़ रही है, बोथ विल होल्ड इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, दोनों जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या करेंगे होल्ड करेंगे, ठीक है, दोनों जो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या करेंगे होल्ड करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आए होंगे, देखो थोड़े थोड़े अब क्वेश्चन आने लगे ना, ट्रिकी क्वेश्चन है और कंसेप्ट क्लियर होगा तभी ये चीज समझ में आती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं चार्ज की। तो चार्ज की जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, चार्ज की जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प सरफेस, चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प सरफेस या फिर शार्प पॉइंट लिख लो, शार्प पॉइंट का मतलब नुकीली जगह। चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो जैसे ये एक सरफेस है और एक ये सरफेस है, दोनों की बात करें। अब इसको चार्ज दिया तो कुछ ऐसा है, हर जगह इक्वल, लेकिन यहां पर आप देखोगे चार्ज आ रहा है लेकिन जो नुकीली जगह है वहां पर अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। तो चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर क्या मतलब है कि इन केस ऑफ कंडक्टिंग बॉडी, की कंडक्टिंग बॉडी है, जैसे ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तो अगर ये कंडक्टिंग बॉडी
लेकिन क्या है कि शार्प पॉइंट पर जैसे ये है यहाँ पर यूनिफॉर्मली है, यहाँ पर क्या है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ पर जब ये शार्प पॉइंट आता है ना, यहाँ पर जो है वो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व वो ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है शार्प पॉइंट पर, ठीक है ना। तो शार्प पॉइंट जो है वहां पर आप देखोगे, ठीक है, इरेगुलर सरफेस जो है वहां पर आप देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो यहां पर क्या है रेगुलर सरफेस है, रेगुलर सरफेस है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर आप देखोगे इरेगुलर सरफेस है, ये क्या है इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है इसका मतलब क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहे मेरी बात को। तो रेगुलर सरफेस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और इरेगुलर सरफेस है वहां पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर आप ये कह सकते हो कि यहां पर आप देखोगे तो हर जगह से रेडियस इक्वल है, हर तरफ से रेडियस इक्वल है। आप इरेगुलर में देखोगे तो रेडियस जो है वो चेंज हो रही है, तो आप ये कह सकते हो कि डेंसिटी become maximum where radius is minimum, कि जहां पर रेडियस मिनिमम है ना, जहां पर रेडियस मिनिमम है वहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। इसका मतलब 7 पॉइंट जो है ना, 7 पॉइंट है नुकीली जगह है, वहां पर जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है। यहां पर देखो हर जगह रेडियस इक्वल है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, इसका मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक समान रूप से वितरित है, वितरण एक समान रूप से हो। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो ये नुकीली जगह है ना, तो यहां पर आप देखोगे इसको ऐसे बोल सकते हैं डेंसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है प्रोपोर्शनल टू 1/r। r का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, r का मतलब क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है डेंसिटी एकदम से बढ़ गई तो यहां पे क्या होगा चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट, चार्ज लीक्स फ्रॉम शार्प पॉइंट, शार्प पॉइंट पर ही चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है तो वहां पर चार्ज क्या होगा लीक होने लगेगा, क्या होने लगेगा लीक होने लगेगा, लीकेज नाम सुना होगा आपने इस तरीके से, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है मैंने चार्ज से रिलेटेड, ठीक है ना। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको बता दिया, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता दिया आपको। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको बता दिया, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज आपको बता दिया, चार्ज के बारे में काफी बातें जो है हम कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना उन सबको हमने पढ़ा है, ठीक है, उन सबको हमने पढ़ा है कि चार्ज जो है वो कब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, कब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब चार्ज के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं आपको कि चार्ज जो उसकी एक और मजेदार बात जो है, तो चार्ज से रिलेटेड ये बात जो है ये अपनी लास्ट बात होगी, बाकी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये बात जो है वो क्या है कि चार्ज इज ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, कि चार्ज जो है वो मास यानी जहां चार्ज है वहां मास अवश्य होगा, निश्चित रूप से होगा, यानी चार्ज विदाउट मास कांट एग्जिस्ट, चार्ज विदाउट मास कांट एग्जिस्ट, कि ऐसा कोई पार्टिकल नहीं मिलेगा जिसके पास चार्ज तो है लेकिन उसके पास मास नहीं है। यानी अगर मैं कहूं कि Q बराबर 0, M बराबर नहीं है 0, पॉसिबल है, कहां पॉसिबल है एवरी न्यूट्रल पार्टिकल, एवरी न्यूट्रल पार्टिकल, कि हर न्यूट्रल पार्टिकल का चार्ज 0 होता है, उदासीन
हर चार्ज पार्टिकल के लिए केस होगा। अगर मैं कहूं कि Q बराबर नहीं है 0, M बराबर 0, ये जो है नॉट पॉसिबल, यानी चार्ज विदाउट मास नॉट पॉसिबल। अगर मैं कहूं Q बराबर 0, M बराबर 0, ये भी पॉसिबल है, लेकिन कब है? फोटोन इन रेस्ट, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? 0। फोटोन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, तो ये भी पॉसिबल है, हर कंडीशन पॉसिबल है, केवल ये जो कंडीशन है पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज से रिलेटेड काफी बातें जो है हमने की है, चार्ज से रिलेटेड काफी बातें जो है हमने की है। तो मेरे ख्याल से चार्ज की सारी प्रॉपर्टी जो आपको समझ में आई होगी। चार्ज से रिलेटेड और भी बहुत सी बातें हमें करनी है, ठीक है ना, बहुत सी बातें करनी है, लेकिन धीरे धीरे हम इन चीजों को पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम इन चीजों को समझेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम JSR लर्निंग, JSR लर्निंग हमारे चैनल का नाम है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। 12th के वीडियो जो है वो आपको रोजाना मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, जहां पर फिजिक्स आती है वहां पर ये मानो कि ये नोट्स जो है ये जो पढ़ाया जा रहा है आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो हम वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, वीडियो की टाइमिंग को भी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। लेकिन अभी ये 12th की शुरुआत है, आज हमारा 12th का तीसरा ही वीडियो रिलीज होगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। तो यही कहना चाहता हूं, धन्यवाद।